हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस। और यह है क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 6 दैट इज बैंकिंग। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था चैप्टर 5 मनी। अगर चैप्टर 5 नहीं देखा है अभी तक तो पहले जाओ उसके दोनों पार्ट्स देख के आओ, फिर ये वाला चैप्टर देखो ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। चलो तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का अपना चैप्टर 6 बैंकिंग। और अगर चैनल पे नए हो, अभी तक लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो पहले वो कर दो ताकि आपकी एक भी क्लास मिस ना हो सके। चलो तो आज हम पढ़ेंगे भाई किसके बारे में, बैंकिंग के बारे में। बैंकिंग के बारे में बहुत सी चीजें आपको ऑलरेडी पता होंगी कि भाई बैंक्स होते हैं ना, कमर्शियल बैंक्स जैसे कि एसबीआई, आईसीआई, एचडीएफसी बैंक्स, ठीक है। और बैंकों का बैंक जिसके बारे में अपन ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था दैट इज आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि है अपने देश का सेंट्रल बैंक। हर देश का एक सेंट्रल बैंक होता है, वैसे इंडिया का भी एक सेंट्रल बैंक है जिसका नाम क्या है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई कौन है? आरबीआई इज द पापा ऑफ ऑल द बैंक्स। जी हाँ, मतलब कि आरबीआई का काम क्या होता है, जितने भी आपके देश में बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, उन सभी बैंक्स को मैनेज करने का, उनको रेगुलेट करने का, उनको चलाने का पूरा जिम्मेदारी किसकी है? आरबीआई की होती है। जितने भी बैंक हैं आपके कंट्री में, इंडिया में, वो सबको आरबीआई के रूल्स, रेगुलेशंस और गाइडलाइंस को क्या करना होता है, इनको फॉलो करना होता है। तो आज हम पढ़ेंगे बैंक्स के बारे में, मतलब बैंकिंग के बारे में, बैंक्स के फंक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे। प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शंस, कैसे बैंक एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्या क्रिएट करने में, मनी क्रिएट करने में, जो कि मैंने आपको पिछले चैप्टर के लास्ट में भी समझाया था। यहाँ पे भी अपन बहुत अच्छे से समझेंगे। कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स पढ़ेंगे जैसे कि बैंक्स में सीआरआर, एसएलआर, इन सभी क्वेश्चंस के आपको क्या मिलेंगे, आंसर्स मिलेंगे कि ये सब क्या होते हैं। चलो आ जाओ तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना चैप्टर 6 दैट इज बैंकिंग। और इस चैप्टर को खत्म करते से ही अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स का 50% सिलेबस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चलो आ जाओ तो भाई कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं? कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स की एक बड़ी ही सिंपल सी डेफिनेशन है। कमर्शियल बैंक्स आर दोज बैंक्स विच डिपॉजिट्स मनी एंड लेंड्स मनी। जो क्या करते हैं, जो पैसे को डिपॉजिट करते हैं, अपने पास में डिपॉजिट कर लेते हैं और उस पैसे को क्या करते हैं, लैंड करते हैं, वो क्या होते हैं, कमर्शियल बैंक्स होते हैं। एंड दे ऑल्सो प्रोवाइड सम मिसलेनियस सर्विसेज, और साथ में वो क्या प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। आ जाओ तो कमर्शियल बैंक्स आर एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द बैंकिंग सिस्टम ऑफ ए कंट्री। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट कमर्शियल बैंक्स मींस। तो मीनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक क्या है बेटा? वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो क्या करते हैं, एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम पीपल, ठीक है, फ्रॉम द जनरल पब्लिक एंड गिव लोन्स फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं? कमर्शियल बैंक्स वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और मनी लैंड करते हैं, किसको? जनरल पब्लिक को। क्यों बोल रहा हूं जनरल पब्लिक? उसके पीछे का रीजन है, जब हम आरबीआई के बारे में पढ़ेंगे, आरबीआई भी डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और मनी लैंड करता है, लेकिन वो जनरल पब्लिक यानी आप मैं जैसे लोगों को वो पैसे नहीं देता, ना ही वो उनके डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, ठीक है। इसलिए हमेशा ध्यान में रखना है दैट कमर्शियल बैंक्स वो बैंक्स हैं जो क्या करते हैं, यस, कमर्शियल बैंक्स आर दोज बैंक्स हु और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दोज एक्सेप्ट पीपल्स डिपॉजिट, जनरल पब्लिक का डिपॉजिट, और वो जनरल पब्लिक को क्या देते हैं, लोन देते हैं। काहे के लिए? दो चीजों के लिए, या तो कंजम्पशन करने के लिए, भाई गाड़ी खरीदना है, घर बनाना है, ठीक है, ये कंजम्पशन पर्पस हो गया, या इन्वेस्टमेंट के लिए, बिजनेस स्टार्ट करना है ना। तो वो बिसाइड्स कमर्शियल बैंक्स परफॉर्म वेरियस अदर फंक्शंस, जैसे कि मैंने आपको अभी हाल बताया था कि जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं सिर्फ ये दोनों काम के साथ साथ वो कुछ अदर फंक्शंस भी करते हैं, जैसे कि सच एज क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन मतलब एक तरह से वो लोन देते हैं या पैसा बनाते हैं, सही इसका वो है। ट्रांसफर ऑफ फंड्स, आप अपने बैंक से फंड्स को क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। एजेंसी जॉब्स प्रोवाइड करता है, जनरल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एजेंसी जॉब्स यानी आजकल जितने भी बैंक्स होते हैं वो अपने क्लाइंट्स को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, एडवाइसेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इस तरह से वो एजेंसी जॉब और क्या देता है, जनरल सर्विसेज जैसे एटीएम, चेकबुक, इन सब चीजों की क्या देता है, सर्विसेज देता है, इंश्योरेंस एंड ऑल, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्या बेटा? अकॉर्डिंग टू इंडियन बैंकिंग कंपनीज एक्ट, तो इंडियन बैंकिंग कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, बैंकिंग या बैंकिंग कंपनी इज वन विच transacts the business of banking, which means accepting for the purpose of lending or investment of deposits of money from the public, repayable on demand or otherwise, and withdrawal by check, draft, order or अदरवाइज, ठीक है। तो इंडियन बैंकिंग कंपनीज एक्ट भी वही चीज बोलता है कि भाई बैंकिंग कंपनीज क्या है, बैंकिंग कंपनीज वो हैं जो क्या करती हैं, ट्रांजैक्ट्स द बिजनेस ऑफ बैंकिंग विच मींस एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग। एक्चुअल में बैंक वाले लैंड कैसे कर पाते हैं, जो पैसा अपन उन्हें डिपॉजिट करते हैं ना, उसी पैसे को वो क्या करती है, आगे वाली जो जनरल पब्लिक होती है जिसे लोन चाहिए होता है, उसको वो क्या करते हैं, लैंड कर पाते हैं। पहले वो अपन से एक्सेप्ट करते हैं, उसके बाद उस पैसे को वो जनरल पब्लिक को एज ए लोन
दे देते हैं, ठीक है। जनरल पब्लिक से ही लेते हैं और जनरल पब्लिक से ही आगे क्या करते हैं बेटा, लैंड कर देते हैं, ठीक है। और लैंडिंग क्यों करते हैं, फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फ्रॉम द पब्लिक, रीपेएबल ऑन डिमांड, ठीक है। और वो रीपेएबल कैसा होता है भाई, डिमांड पे, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके अकाउंट में 50,000 रुपए हैं, आप जब चाहो उस पैसे को विड्रॉ कर सकते हो, आप ट्रांसफर कर सकते हो, इसलिए उसे क्या बोला जाता है, रीपेएबल ऑन डिमांड बोला जाता है। होता है ना आजकल फोन पे गूगल पे चलने लगा है, आप कहीं पे भी जाते हो, बैंक में 50,000 रुपए पड़े हुए हैं, नाउ यू हैव ए गूगल पे और फोन पे, यू आर परचेजिंग समथिंग, आप कुछ खरीद रहे हो, बढ़िया, आप बस वहां पे गए, काउंटर पे खड़े हुए, स्कैन किया, पे कर दिया, दैट इज रीपेएबल ऑन डिमांड। बैंक आप जैसे डिमांड कर रहे हो ना कि ट्रांसफर दिस 1,000 रुपीज टू दिस मर्चेंट अकाउंट, यानी जिससे भी आप खरीद रहे हो, तो आप जैसे ही उसको ट्रांसफर करते हो, आप स्कैन करके अपना पिन डाल देते हो, पैसा क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। बट एक्चुअल में यहाँ पे आप एक और चीज देख रहे हो, रीपेएबल ऑन डिमांड, आपने डिमांड करी कि मेरे खाते से 1,000 रुपए काटो और ये दुकान वाले के खाते में क्या कर दो, डाल दो। दैट इज व्हाई आवर डिपॉजिट्स दे आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट, बिकॉज व्हेनेवर भी डिमांड, अपन जब भी डिमांड करेंगे अपन उन्हें क्या कर सकते हैं बेटा, विड्रॉ कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो लिखा है ना, डेट इज विड्रॉवल बाय चेक, या तो आप चेक से निकाल सकते हो, ड्राफ्ट से निकाल सकते हो, ऑर्डर और अदरवाइज, यानी और अदर उससे, ठीक है। आ जाओ, नेक्स्ट क्या है भाई, मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक्स। ये मैंने आपको लास्ट चैप्टर में सिखाया था, ये मैं आपको इस चैप्टर में और दोबारा से सिखाऊंगा। मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक, देखो कमर्शियल बैंक भी क्या है, सप्लायर ऑफ मनी है, अपन ने उसमें पढ़ा है सप्लाई वाले उसमें कि सप्लायर्स कौन कौन होते हैं पिछले चैप्टर में। तो कमर्शियल बैंक्स भी कौन है, कमर्शियल बैंक भी सप्लायर है मनी के, बट दे डू नॉट प्रिंट, नाइदर दे मैन्युफैक्चर और मेक कॉइन्स, और नाइदर दे प्रिंट करेंसी, ना तो पेपर करेंसी। फिर ये कैसे बनाते हैं बेटा, जो अपन पैसा डिपॉजिट करते हैं उसी से ये लोग पैसा क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। आ जाओ, तो द कमर्शियल बैंक्स डू नॉट हैव द अथॉरिटी ऑफ इशूइंग करेंसी, दे डू नॉट इशू नोट्स और कॉइन्स, दे आर द सप्लायर्स ऑफ द मनी एज दे क्रिएट मनी बाय वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स। तो ये डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं, उसी से ये लोग क्या करते हैं बेटा, पैसा क्रिएट करते हैं, मनी क्रिएट करते हैं। अभी हाल अपन उसका एग्जांपल लेंगे, हाउ एग्जैक्टली द कमर्शियल बैंक्स क्रिएट मनी, के जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं एक्चुअल में पैसा क्रिएट कैसे करते हैं। देखो उसके पीछे का एक सबसे अच्छा एग्जांपल अपन लेते हैं, कैसे, इधर देखो, आप अपन चलते हैं बोर्ड पे, ठीक है। बोर्ड पे मैं आपको समझाता हूं कि ये लोग कैसे ये काम करते हैं, ठीक है। देखो इधर आओ, अब क्या हुआ कि है ना, आप बैंक गए, ठीक है, आप जैसे ही बैंक, मतलब अपन सीख रहे हैं कि कैसे बैंक क्या क्रिएट करता है, मनी क्रिएट करता है, अब समझना, ठीक है। आप बैंक गए और आपने बैंक में कितने रुपए डिपॉजिट करे, आपने 10,000 रुपीज डिपॉजिट करे, ठीक है। अगर CRR क्या है, इसे बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। अगर कैश रिजर्व रेशियो कितने परसेंट के बराबर है, 10% के बराबर। इसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे, इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। कैश रिजर्व रेशियो एक्चुअल में क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो जो टोटल डिपॉजिट्स आता है ना बैंक के पास में, उस टोटल डिपॉजिट का इतना परसेंट, जैसे सपोज अगर कैश रिजर्व रेशियो कितना है, 10% है, तो अगर डिपॉजिट 10,000 आया तो 10,000 का टोटल डिपॉजिट अगर 10,000 आया तो इस 10,000 का 10% यानी 1,000 रुपीज कमर्शियल बैंक को किसके पास में मेंटेन करके रखना पड़ेगा, RBI के पास में। समझ में आया, खुद के पास में नहीं, किसके पास में, RBI के पास में 1,000 रुपीज उनको मेंटेन करके रखना पड़ेगा अपने टोटल डिपॉजिट का 10%। तो जो भी अगर टोटल डिपॉजिट 10,000 है, 10,000 का 10% कितना हो गया, 1,000 रुपीज, दैट कमर्शियल बैंक हैव टू मेंटेन विद द RBI, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं। तो अगर मान के चलो कैश रिजर्व रेशियो कितना है, 10% है, तो यहाँ पे कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं, कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं, उन्हें ये चीज समझ में आ गई है कि भाई अगर कोई 10,000 रुपए जमा करके गया है तो वो इंस्टेंटली वो पैसे निकालने नहीं आएगा, बहुत ही रेयरली होता है। तो अगर कैश रिजर्व रेशियो 10% है ना, तो अब देखना यहाँ पे बैंक वाले क्या करते हैं, आप 10,000 जमा करके आए, ये पता है उस 10,000 में से सिर्फ अपने पास कितना रखेंगे, 1,000 रुपए रखेंगे। जैसे ही इन्होंने 1,000 रुपए रखा, बाकी का ये जो 9,000 रुपीज है ये लैंड कर देंगे, इसको ये काय पे दे देंगे बेटा, लोन पे। किस पे दे देंगे, लोन पे, ठीक है। जिसे ये लोन देंगे, आपको भी पता होगा, शायद नहीं पता तो मैं बताता हूँ, अगर आप बैंक से लोन लेते हो ना, तो उसके लिए भी बैंक वाले क्या करते हैं, ऐसा नहीं करते कि लाओ आप थैला ले आओ, आपका लोन पास हो गया, पैसे रख के और ले जाओ, नहीं। बैंक वाले क्या करेंगे, बैंक आपका ही एक बैंक अकाउंट में खाता खोल देंगे, क्या खोल देंगे, अकाउंट खोल देंगे, और उसमें आपका एक लोन अकाउंट से वो खाता खोल देंगे और उस पर वो चढ़ा देंगे, भाई हमने इनको इतने का क्या दिया है, लोन दिया है, ठीक है। अब उसमें भी बैंक वालों को पता है कि भाई अगर इसने लोन लिया है तो पूरा पैसा तो ये एक बार में निकालेगा नहीं, और उस पर भी वो टर्म्स एंड कंडीशंस लगा देते हैं। देखो अब फिर उसके बाद में वापस से क्या करेंगे, 9,000 रुपीज का दे दिया एज ए लोन दे दिया, और इसी का क्या खोल दिया, अकाउंट खोल दिया। अब इसका भी कितना 10% वापस से अपने पास रख लेंगे, कितना बचा
8,100, फिर इसका भी 10%, इसको भी वापस से काय पे दे देंगे, लोन पे दे देंगे। फिर जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा फिर उसको भी काय पे दे देंगे, लोन पे दे देंगे। तो ऐसे करते करते बैंक है ना, अगर CRR कितना परसेंट है, 10% है ना, तो 10 टाइम्स कितने टाइम्स पैसा लेंड कर देगा, 10 टाइम्स पैसे लेंड कर देगा। यानी ये 10,000 के, कितने के, ये जो 10,000 है ना, इस 10,000 का पैसा 10 टाइम्स लेंड करेगा। इसका मतलब वो 10,000 से कितना रुपया बनाएगा बेटा, 1,00,000 रुपए। कितना बनाता है, 1,00,000 रुपए बनाता है। अब ये क्या करते हैं, अब ये जो इन्होंने पैसा उधार दिया है उस पर ब्याज लेते हैं, ठीक है, उसका कुछ ब्याज अपन को देते हैं और बाकी जितना भी होता है इनका वर्किंग कैपिटल, जितना भी इनके एक्सपेंसेस होते हैं वो सब उससे चलाते हैं, और बाकी का जो इंटरेस्ट इनके पास बचता है वो इनका क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। यानी कि पूरा का पूरा बैंक काय से चलता है, ब्याज से, इंटरेस्ट से चलता है। समझ में आया। थोड़ी बहुत इनकम इनकी अदर सर्विसेज की वजह से भी होती है, जैसे ATM हो गया, फंड ट्रांसफर हो गया, इन सब से भी होती है, बट द मेजर इनकम ऑफ द बैंक्स कम्स फ्रॉम इंटरेस्ट। कैसे आता है, इंटरेस्ट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट दैट दे गिव टू अस ऑन आवर सेविंग अकाउंट्स एंड व्हाट दे टेक फ्रॉम द क्या बोलते हैं, जो इनने लोन दिया है उस पे, ठीक है, आया समझ में। तो इस तरह से बैंक वाले क्या करते हैं, अपने पास में जो पैसा आता है उस पैसे का बस कुछ ही परसेंट उसी का अपने पास में रखते हैं और बाकी कैसा दे देते हैं बेटा, लोन के तौर पे दे देते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। चलो आ जाओ इधर बात करते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पे, सो दिस इज द वे हाउ द कमर्शियल बैंक्स क्रिएट मनी। आप डिपॉजिट करके आते हो, आपके खाते में 10,000 लिख देंगे, उसमें से 1,000 रखेंगे, बाकी लोन तो तब तक बांटते जाते हैं जब तक वो किसके बराबर ना हो जाए, 10,000 के बराबर ना हो जाए। क्योंकि इतने सालों के एक्सपीरियंस की वजह से बैंक्स को पता है कि भाई कोई भी पैसा जमा करने आएगा तो इकट्ठा तो निकालने नहीं आएगा। समझ में आ गई बात की नहीं। और अगर आता भी है तो अगर आपने बड़ी जो मूवीज है उनमें देखा होगा, कभी कभी हीरो या कोई विलन, उसको एकदम से बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ती है, 10 करोड़ 50 करोड़ चाहिए भाई, कैश चाहिए, तो वो बैंक जाता है वहां पे, उससे क्या बोलते हैं, रुको अभी हाल देते हैं, नहीं, उससे क्या बोलते हैं, सर प्लीज गिव मी टाइम, मैं आपको थोड़ी देर में अरेंज करके देता हूँ। यही होता है वो रीजन, क्योंकि बैंक वाले अपने पास में सिर्फ उतना ही कैश मेंटेन करके रखते हैं और जितना भी उनके पास पैसा होता है वो क्या करते जाते हैं बेटा, लैंड करते जाते हैं। वॉल्ट कैश में भी पैसा होता है, उसमें से भी निकाल के दे सकते हैं अगर ज्यादा बड़ा बैंक है तो। चलो आ जाओ आगे बात करें। समझ में आया हाउ बैंक क्रिएट्स मनी। चलो प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक्स, वही दे रखा है। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक्स। बैंक रिसीव्स कैश डिपॉजिट्स फ्रॉम द पीपल, आपसे आपको कैश डिपॉजिट ले लेता है, दीज आर कॉल्ड प्राइमरी डिपॉजिट्स, ठीक है। बैंक लैंड मनी मैनी टाइम्स मोर देन देयर कैश रिजर्व्स, ठीक है। इनके पास जो कैश रिजर्व होता है ना उससे बहुत ज्यादा टाइम ये लोग क्या कर देते हैं बेटा, पैसा क्या करते हैं, लैंड कर देते हैं। मनी इज लैंड बाय द कमर्शियल बैंक नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश बट इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट एंट्री, है ना, बताया ना मैंने अभी। अगर वो आपको लोन दे भी रहे हैं तो वो लोन ऐसे नहीं देते कि भाई कैश ले जाओ, नहीं, वो क्या करेंगे, आपका एक लोन अकाउंट खोलेंगे और उसमें क्या डाल देंगे, पैसा डाल देंगे। अब आप बैंक से जाओगे, बैंक जाओगे, पूरा पैसा तो निकालोगे नहीं, थोड़ा थोड़ा करके ही लोन अमाउंट यूटिलाइज करोगे, ठीक है। इन द लोन अकाउंट ऑफ द बोरोवर्स दीज क्रेडिट एंट्रीज आर नोन एज सेकेंडरी डिपॉजिट, और ये क्रेडिट एंट्रीज क्या होती हैं, बैंक के सेकेंडरी डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट। इसके बाद में क्या होता है भाई, जो मैंने आपको समझाया वही लिखा है। द बोरोवर्स कैन इशू चेक्स, तो जो बोरोवर है वो चेक इशू कर सकता है अगेंस्ट द क्रेडिट इन देयर अकाउंट एंड द चेक सर्कुलेट्स इन द इकोनॉमी एज ए मनी। और ये चेक्स किसकी तरह सर्कुलेट करते हैं भाई, मनी की तरह सर्कुलेट करते हैं एज ए मनी। और आज के टाइम पे क्या होने लगा है भाई, आप मॉनेटरी ट्रांसफर करते हो, क्या ट्रांसफर करते हो, मॉनेटरी ट्रांसफर करते हो आप। एक्चुअल में देखो सही मनी तो क्या होती है, जो आपके पास पेपर मनी है ना वो सही मनी होती है, ठीक है। यहाँ पे तो क्या हो रहा है, दीज आर द सेकेंडरी मनी। आप ज्यादातर क्या कर रहे हो, अब तो फोन पे और इसको ज्यादा मोटिवेट क्यों किया जाता है, उसके पीछे का रीजन क्या है, यही है क्योंकि है ना यहाँ पे बस क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिकली क्या हो रहा है, फंड ट्रांसफर हो रहा है एक से दूसरी जगह पे। बैंक्स में किस में हो रहा है, बैंक्स में हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ भाई, प्राइमरी डिपॉजिट प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट इज इक्वल्स टू डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द पीपल विद द कमर्शियल बैंक। प्राइमरी डिपॉजिट मतलब जो आपने पैसा डिपॉजिट करा है वो है ये। सेकेंडरी डिपॉजिट दैट इज द लोन गिवन बाय द कमर्शियल बैंक्स, ठीक है, टू द जनरल पब्लिक। इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या निकल के आता है, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द पीपल विद द कमर्शियल
बैंक्स, ठीक है। सो दीज आर द डिमांड डिपॉजिट्स, क्योंकि जो लोन में भी पैसा पड़ा हुआ है वो भी डिमांड डिपॉजिट है। जिसने लोन लिया है वो जब चाहे बैंक से जाके वो पैसे निकाल सकता है और अपने बिजनेस में या जहां उसे लगाना हो, जहां पे खर्च करना हो वो उसे खर्च कर सकता है। प्राइमरी डिपॉजिट्स तो अपने खुद के डिपॉजिट्स हैं, अपन वो निकाल ही सकते हैं। आ जाओ नेक्स्ट। दिस पैसेज एक्सप्लेन्स व्हाई द बैंक्स कैन होल्ड मोर डिपॉजिट्स देन दे हैव कैश रिजर्व्स, हाउ दिस क्रिएट्स बैंक मनी। आ जाओ, तो कैश रिजर्व वर्सेस डिपॉजिट्स। बैंक डोंट नीड टू कीप द फुल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स इन कैश बिकॉज नॉट ऑल डिपॉजिटर्स विड्रॉ मनी एट द सेम टाइम। लो भाई, वही चीज है जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। बैंक क्या करता है बेटा, जितना भी पैसा होता है वो अपने पास में नहीं रखता, क्योंकि उसे पता है भाई, क्यों, क्योंकि जितने भी लोग पैसा जमा करने आ रहे हैं वो सेम टाइम पे पैसे निकालने नहीं आएंगे। एग्जाम्पल, अगर हिस्ट्री ये शो करती है डेट विड्रॉल्स आर अबाउट 10% ऑफ डिपॉजिट्स, है ना, क्योंकि बैंक इतने सालों से चल रहे हैं, उनको एक्सपीरियंस हो गया है, उन्हें ये पता चल गया है कि भाई अगर हम मतलब हमारे पास में अगर टोटल डिपॉजिट इतना आता है ना तो उसका विड्रॉल इतना होता है, यानी 10% ही हो रहा है, ठीक है। सो कीप ओनली 10% एज कैश एंड यूज द रेस्ट ऑफ द लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट। मतलब बैंक, अगर अभी हाल मैंने आपको बताया ना, अगर आपने बैंक में 10,000 रुपए जमा करे तो बैंक वाले क्या करेंगे, उस 10,000 रुपए को 1,000 रखेंगे, बाकी का फिर लैंड कर देंगे, फिर बाकी का फिर लैंड कर देंगे। तो सबका 10-10% काट काट के अपने पास में रखते जाएंगे और बाकी का पैसा क्या करेंगे, लैंड कर देंगे, एज ए लोन दे देंगे, या क्या कर देंगे, इन्वेस्टमेंट कर देंगे, उन्हें इन्वेस्ट कर देंगे। डिमांड डिपॉजिट्स एज मनी सप्लाई, मनी इन द बैंक अकाउंट्स दैट इज डिमांड डिपॉजिट्स वर्क लाइक कैश फॉर द इकोनॉमी बिकॉज इट कैन बी यूज्ड फॉर पेमेंट। समझ में आया? देखो, मेन तो पेमेंट कैसे होता है भाई, कैश से होता है। जो मनी है ना बैंक अकाउंट में, डिपॉजिट वर्क्स लाइक कैश फॉर द इकोनॉमी, वो इकोनॉमी के लिए कैश की तरह काम करता है और उसका इस्तेमाल अपन काय के लिए करते हैं, पेमेंट्स करने के लिए। बैंक मनी, दिस इज द मनी क्रिएटेड बाय बैंक। ये जो पैसा है किसने क्रिएट करा है बेटा, बैंक ने क्रिएट करा है। नॉट इन फिजिकल कैश, ये काय में नहीं है, ये फिजिकल कैश में नहीं है फॉर्म, बट एज ए चेक पेमेंट्स और अदर अकाउंट ट्रांसफर्स फ्रॉम द डिमांड डिपॉजिट्स। चलो इसका एक सबसे सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान के चलो 2 लोग हैं, कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, और उन 2 लोगों का अकाउंट काय में, एसबीआई में है। किसमें है, एसबीआई। अब एसबीआई तो एक ही बैंक है ना, भले ही कहीं की भी ब्रांच हो, ठीक है, एसबीआई, ठीक है। अब ये 2 लोग हैं भाई, ये हो गया एक पर्सन, ये हो गया, ठीक है। ये भाई साहब कहाँ के, ये भाई साहब भोपाल के, ये भोपाली जी है, ठीक है ना। और ये एक पर्सन कहाँ के है भाई, ये, अच्छा इनका भी बना लेते हैं, ये कहाँ के भाई, ये ग्वालियर के हैं, ठीक है। अब जरा एक सिंपल सी चीज बताता हूँ आपको, अगर एसबीआई का है, अगर भोपाल से ये इनके अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा है पैसे, तो बस एसबीआई की ब्रांच वालों को क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस वो क्या करेंगे, इसका एक डिजिटल फॉर्म का अकाउंट है उनके पास में, ठीक है। मान के चलिए कि इसके अकाउंट में 1 लाख रुपए है, कितने लाख रुपए, 1 लाख रुपए है, और ये जो भाई साहब है इनके अकाउंट में 2 लाख रुपए है, ठीक है। अब ये इनके अकाउंट में 10,000 रुपए ट्रांसफर कर रहे हैं, कितने रुपए ट्रांसफर कर रहे हैं, 10,000 रुपए। तो एक्चुअल में कैश का कोई यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, इज डायरेक्टली ट्रांसफरिंग मनी टू द हुम, ये ग्वालियर वाले पर्सन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, बस एसबीआई वाले क्या करेंगे, यहाँ से 10,000 माइनस करा इलेक्ट्रॉनिकली, तो इसके पास कितना बचा, 90, और इसमें इलेक्ट्रॉनिकली 10,000 रुपीज बस क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो इसका बैलेंस कितना हो जाएगा, ये। तो यही चीज वो यहाँ पे समझा रहा है। ये कौन सी मनी है बेटा, ये बैंक मनी है, ठीक है। सो दिस इज द मनी क्रिएटेड बाय बैंक्स नॉट इन द फिजिकल कैश बट एज ए चेक पेमेंट्स और अदर अकाउंट ट्रांसफर्स फ्रॉम द डिमांड डिपॉजिट्स। बस ये क्या हो जाता है, ऐसे ट्रांसफर हो जाता है। इन शॉर्ट बैंक क्रिएट्स मनी बाय, तो जैसे देखा जाए तो बैंक क्या कर रही है, बैंक मनी क्रिएट कर रही है बाय होल्डिंग ओनली ए फ्रैक्शन ऑफ द डिपॉजिट्स। सिर्फ डिपॉजिट्स का कुछ फ्रैक्शन अपने पास में रखती है और बाकी का पैसा क्या कर देती है, लैंड कर देती है, क्योंकि बैंक को पता है कि भाई अगर मेरे पास में 1 करोड़ का डिपॉजिट आज आया है तो अगले दिन या उसी दिन 1 करोड़ रुपए निकालने नहीं आएंगे, लोग कम ही क्या करेंगे, विड्रॉ करने आते हैं। एंड यूजिंग द रेस्ट ऑफ द लैंडिंग वाइल डिपॉजिट्स देमसेल्फ फंक्शन एज ए पार्ट ऑफ द मनी सप्लाई। तो ये जो डिपॉजिट्स होते हैं, जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं, जो प्राइमरी डिपॉजिट्स हैं, सेकेंडरी डिपॉजिट्स हैं, ये इकोनॉमी में मनी सप्लाई का काम करते हैं। आया समझ में, क्लियर? आ जाओ नेक्स्ट चीज क्या देखनी बेटा, फैक्टर्स अफेक्टिंग मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक्स। तो क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसके वजह से जो मनी क्रिएट कर रही है कमर्शियल बैंक्स, उनके ऊपर क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि सबसे पहले बेटा कैश बैलेंस विद द बैंक। बैंक के पास में कैश बैलेंस कैसा है, देखो अगर बैंक के पास में कैश बैलेंस ज्यादा है तो बैंक ज्यादा मनी क्या कर पाएगी, क्रिएट कर पाएगी। जैसे अगर बैंक के पास में 1 लाख रुपए डिपॉजिट आ रहा है तो बैंक ज्यादा मनी क्रिएट कर पाएगी। अगर 10 लाख आ रहा है तो और ज्यादा क्रिएट कर पाएगी, और 1 करोड़ आ रहा है तो
और अगर बैंक के पास में कैश बैलेंस कैसा है, कम है, तो बैंक मनी क्रिएट कैसी कर पाएगी, कम कर पाएगी, वो ज्यादा मनी क्रिएशन नहीं कर पाएगी। आ जाओ, सो मोर कैश अवेलेबल तो मोर कैपेसिटी टू क्रिएट एंड वाइस वर्सा। समझ में आ गया? अगर बैंक के पास में कैश कम होगा तो बैंक क्या कर पाएगी, कम पैसा उधार दे पाएगी, जिसकी वजह से वो कम पैसा क्रिएट कर पाएगी। लेकिन अगर बैंक के पास में ज्यादा पैसा होगा तो बैंक ज्यादा पैसा बार बार उधार दे पाएगी, जिसकी वजह से बैंक ज्यादा पैसा क्या कर पाएगी, क्रिएट कर पाएगी। आ जाओ, सेकंड क्या है भाई, कैश रिजर्व रेशियो। अगर बैंक का कैश रिजर्व रेशियो ज्यादा होगा, क्या ज्यादा होगा, अगर बैंक का कैश रिजर्व रेशियो ज्यादा होगा, जरा समझना इधर। जैसे कि मान के चलो कि बैंक के पास 100 रुपए का टोटल डिपॉजिट आया, ये क्या है, ये टोटल डिपॉजिट है, ठीक है। कैश रिजर्व रेशियो अगर अभी कितना है, मान के चल लेते हैं, अगर अभी 5% है, कितना है 5%, यानी कि बैंक को क्या करना पड़ेगा, 5% यानी 5 रुपए किसके पास में रखने पड़ेंगे, आरबीआई के पास में रखने पड़ेंगे बेटा, ठीक है। तो मतलब बैंक के पास कितना बचा, 95 बचा। तो अब बैंक कितने से क्रेडिट क्रिएट करेगी या मनी क्रिएट करेगी, 95 रुपीज से, ठीक है। और अगर CRR बेटा ज्यादा हो जाता है, मतलब अगर अपन CRR को बढ़ा के 10% कर देते हैं, कितने परसेंट कर दे, अगर अपन यहाँ पे CRR को इंक्रीज करके कितना परसेंट कर देते हैं, 10%, तो मान के चलो अगर टोटल डिपॉजिट कितना आया बेटा, 100 रुपए, 100 रुपए का 10% कितना हुआ, 10 रुपए, यानी कि अब आरबीआई के पास में से कितने रखने पड़ेंगे, 10 रुपए रखने पड़ेंगे, यानी कि इसके पास कितने बचे बेटा, 90, यानी अब जी कितने से क्रेडिट क्रिएट कर पाएगा बैंक, 90 रुपीज, 90 रुपीज को आगे वो लैंड कर पाएगा। यानी कि अगर CRR ज्यादा है, अगर कैश रिजर्व रेशियो ज्यादा है तो कम मनी क्रिएशन हो पाता है, और अगर कैश रिजर्व रेशियो कम है तो ज्यादा मनी क्रिएशन हो पाता है। देखो आ जाओ, यहां भी वही लिखा है, हायर CRR बैंक मस्ट कीप मोर मनी विद द सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई। अगर CRR ज्यादा है तो बैंक वालों को सेंट्रल बैंक यानी अपने आरबीआई के पास में ज्यादा पैसा रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से उनके पास में पैसा कम बचेगा, जिसकी वजह से क्रेडिट क्रिएशन कैसा होगा, कम होगा। लेकिन अगर यहीं पे क्या हो जाए, लेस मनी टू लैंड, लोअर क्रेडिट क्रिएशन। और अगर यहीं पे बेटा क्या हो जाए, जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल लिया था, अगर CRR कैसा है, कम है, अगर CRR कम है इसका मतलब क्या है कि भाई बैंक्स को कमर्शियल सेंट्रल बैंक के पास में कम पैसा रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से उनके पास ज्यादा पैसा बचेगा और वो ज्यादा पैसा क्या दे पाएंगे, लोन के रूप में बांट पाएंगे, ठीक है। चलो थर्ड देख लेते हैं बेटा, वॉल्ट कैश, एक्सेस रिजर्व। देखो होता क्या है ना, ऐसा नहीं है कि बैंक के पास में पैसा नहीं आता, जो बड़े बड़े बैंक हैं उनके पास में बहुत पैसा आता है। रीजन क्या है, क्योंकि उनका कस्टमर बेस कैसा होता है, अच्छा होता है, तो उनके पास जो एक्सेस कैश बचता है, क्या बचता है, एक्सेस मतलब जो ज्यादा पैसा उनके पास बचता है, तो उससे वो अपना वॉल्ट कैश मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। देखिए बड़ी बड़ी तिजोरियां होती हैं, एक्चुअल में बैंक में बड़ी बड़ी तिजोरियां होती हैं जिनमें क्या जमा होते हैं, नोट्स बढ़िया जमा के रखे जाते हैं, समझ में आया। जाओ, so bank keeps extra cash in their own wallets for safety, less money available to lend and reduce credit creation, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, बैंक के पास वॉल्ट होता है, वॉल्ट कैश यानी एक तरह से तिजोरी जैसी होती है, ठीक है। उस वॉल्ट कैश में अगर बैंक क्या कर रही है, अपनी सेफ्टी के लिए होता है, कुछ बैंक्स क्या करते हैं, अपनी सेफ्टी के लिए कैश अपने पास में मेंटेन करके रखते हैं, CRR SLR सब मेंटेन करने के बाद उनके पास अगर कैश बचता है तो अपने वॉल्ट कैश में अपनी सेफ्टी पर्पस के लिए, कि कभी कहीं ज्यादा पैसा देने की जरूरत ना पड़ जाए, तो बैंक अपने वॉल्ट में कैश रखती है। मैंने बताया था ना, कोई अमीर आदमी हो जाए कि मुझे 10 करोड़ कैश चाहिए, तो अब कहां से देंगे उसको तो अकाउंट है 50 करोड़ है, वो तो आ सकता है 10 करोड़ निकाल ले। तो इस तरह के और भी चीजों में जहां पर ज्यादा कैश की जरूरत पड़ सकती है, ऐसी सिचुएशन के लिए बैंक के पास एक वॉल्ट कैश होता है, वो अपना एक्सेस कैश उस वॉल्ट में जमा करके रखती है सेफ्टी के लिए। तो अगर बैंक वाले ज्यादा कैश उस वॉल्ट कैश में मेंटेन करके रख रहे हैं, तो मतलब उनके पास क्रेडिट क्रिएशन के लिए कैश कैसा बचेगा बेटा, कम बचेगा, मतलब कि क्रेडिट क्रिएशन कैसा हो पाएगा, कम हो पाएगा। लेकिन अगर वहीं पे अगर बैंक वॉल्ट कैश कम मेंटेन कर रही है, ज्यादा मेंटेन नहीं कर रही, मतलब बैंक के पास डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कैश कैसा होगा, ज्यादा होगा, मतलब वो ज्यादा क्रेडिट क्या कर पाएगी, क्रिएट कर पाएगी, ठीक है। चलो फोर्थ के बाद क्या है भाई, पब्लिक डिपॉजिट्स। कौन से डिपॉजिट्स, यस पब्लिक डिपॉजिट। इन इकोनॉमीज विद द हाई कैश ट्रांजैक्शंस लाइक इंडिया, फ्यूअर डिपॉजिट्स फ्लो इन द बैंक, स्मॉलर बेस फॉर द क्रेडिट क्रिएशन। पब्लिक डिपॉजिट वैसा, जैसे कि इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी में क्या होता है ना, ज्यादातर कैसे ट्रांजैक्शंस होते हैं, हाई कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं, समझ में आया कि नहीं है। तो हाई कैश ट्रांजैक्शन बैंक ये क्यों मोटिवेट करते हैं, मतलब ये जो आपकी गवर्नमेंट है वो ज्यादा से ज्यादा क्यों मोटिवेट करती है कि बैंक से ट्रांजैक्शन करो, यूपीआई करो।
उसके पीछे का रीजन ये है, जितना ज्यादा आप बैंक से ट्रांजेक्शन करेंगे, जितना ज्यादा आप पैसा बैंक में रखेंगे, उतना ज्यादा बैंक क्या कर पाएगा, क्रेडिट क्रिएट कर पाएगा। लेकिन इंडिया इकोनॉमी में आज भी क्या है ना, बहुत से लोग क्या करते हैं, कैश ट्रांजेक्शन ही करते हैं, कैश ट्रांजेक्शन ही वो प्रेफर करते हैं बिकॉज ऑफ फ्रॉड एंड ऑल, उस वजह से, जिसके वजह से जो बैंक के पास में होता है पैसा कम होता है, और जिसके वजह से क्या होता है, बैंक कम क्रेडिट क्रिएट कर पाता है। और भी रीजन है, बहुत से लोग पैसा कमा रहे हैं, कैश कमा रहे हैं, लेकिन वो बैंक में डिपॉजिट नहीं करते। उसके पीछे का रीजन क्या होता है, बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो वो दिखेगा, दिखेगा तो इनकम दिखेगी, इनकम दिखेगी तो क्या लगेगा, टैक्स लगेगा भाई, इसलिए। ठीक है, चलो ये भी रीजन बता दिया। फिफ्थ क्या है भाई, बिजनेस एक्सपेक्टेशंस। कैसी एक्सपेक्टेशंस, बिजनेस। ठीक है, देखो दो तरह के बिजनेस एक्सपेक्टेशंस होते हैं, एक बुलिश मोड होता है और एक कौन सा मोड होता है, एक बियरिश मोड होता है। बुलिश मोड में क्या होता है बेटा, हाई प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन होता है ना। मतलब इकोनॉमी में जब है ना बियरिश मार्केट चलता है तो उस टाइम इकोनॉमी स्लो होती है। बियर देखा है, बियर कैसा होता है, बिल्कुल स्लो स्लाम, आराम से मजे ले रहा है। लेकिन जो बुल होता है, बुल कैसा होता है, बुल बहुत एक्टिव होता है, जरा सा तुम उसे छोड़ दो बस फिर देखो आप। तो बुल में क्या होता है ना, हाई प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन होती है मार्केट में, यानी कि यहाँ पे क्या है, मोर डिमांड फॉर क्रेडिट, तो बैंक लेंड्स मोर यूजिंग रिजर्व्स। ठीक है, तो जब है ना बुल मार्केट होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है, इसलिए लोग क्या करते हैं बेटा, ज्यादा डिमांड करते हैं किसकी, क्रेडिट की। तो बैंक क्या करता है उस टाइम पे, ज्यादा से ज्यादा यूज करता है किसका, रिजर्व्स का। लेकिन जब बियरिश मोड होता है, जब बिजनेस मतलब जब इकोनॉमी स्लो चल रही होती है, ज्यादा प्रॉफिट कमाने की एक्सपेक्टेशन नहीं होती, लो प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन, लेस डिमांड फॉर क्रेडिट, तो उस टाइम पे जो डिमांड होती है क्रेडिट की वो कैसी होती है, कम होती है। क्योंकि जो भी बिजनेस कर रहे होते हैं ना, वो इस टाइम पे क्या नहीं लेते, लोन नहीं लेते, क्योंकि उन्हें पता है अभी लोन लेने का कोई मतलब नहीं है, बस फालतू क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और वैसे ही अभी इकोनॉमी में मतलब मार्केट में डिमांड कैसी है, कम है, तो इस टाइम पे क्या होता है, बैंक लेंड्स लेस इवन इफ दे हैव द मनी, है ना। तो ऐसे टाइम पे अगर बैंक के पास पैसा भी होता है तो भी बैंक कैसे लैंड करता है, पैसा ज्यादा लैंड नहीं करता। चलो आ जाओ नेक्स्ट पे आ जाओ। तो इन शॉर्ट में अपन देखें तो क्या लिखा है बेटा, क्रेडिट क्रिएशन इंक्रीजेस विद द हाई कैश रिजर्व्स। ठीक है, अगर हाई कैश रिजर्व है बैंक के पास में तो ज्यादा क्रेडिट क्रिएट कर पाएगी बैंक, क्योंकि बैंक के पास पैसा ज्यादा है तो वो लोन भी कैसा दे पाएगी, ज्यादा दे पाएगी। लो सीआरआर है, लो वॉल्ट कैश है, हाई डिपॉजिट्स, ठीक है, एंड ऑप्टिमिस्टिक बिजनेस आउटलुक एंड फॉल्स व्हेन द अपोजिट्स हैपेंस। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, कि अगर क्या है, अगर यहाँ पे आपके पास जो कैश रिजर्व है ना, मतलब इन शॉर्ट क्रेडिट क्रिएशन इंक्रीज, क्रेडिट क्रिएशन बढ़ जाएगा अगर हाई क्या है, कैश रिजर्व्स है। ये मैंने उल्टा सब पूरा समझा दिया था। अगर सीआरआर कैसा है, कम है, वॉल्ट कैश कैसा है, कम है, डिपॉजिट्स कैसे हैं, ज्यादा है, अगर बैंक के पास डिपॉजिट्स ज्यादा आ रहे हैं तो बैंक क्या कर पाएगी, ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट क्रिएट कर पाएगी, और ये सब अगर कम है तो फिर नहीं कर पाएगी। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। अब अपन को पढ़ना है किसके बारे में, CRR एंड क्रेडिट मल्टीप्लायर, ऑल्सो कॉल्ड मनी मल्टीप्लायर। चलो तो भाई CRR क्या होता है, CRR का फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो। क्या होता है ये कैश रिजर्व रेशियो है बेटा। और ये जो कैश रिजर्व रेशियो है, दिस कैश रिजर्व रेशियो इज नॉट डिसाइडेड बाय द कमर्शियल बैंक। ये जो कैश रिजर्व रेशियो है ना, ये कैश रिजर्व रेशियो कौन डिसाइड करता है, आपके देश का सेंट्रल बैंक यानी कि RBI डिसाइड करता है कि भाई अपने देश का कैश रिजर्व रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो ये जो कैश रिजर्व रेशियो RBI क्या करता है, डिसाइड करता है। और ये जो कैश रिजर्व रेशियो होता है, ये आपका जो कमर्शियल बैंक होता है, कमर्शियल बैंक के पास में जितना भी टोटल डिपॉजिट आता है, क्या होता है, जितना भी टोटल डिपॉजिट आता है उस डिपॉजिट का इतना परसेंट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन मान के चलें कि अभी अपने देश का या RBI ने कैश रिजर्व रेशियो कितना कर रखा है, 10%। कितना कर रखा है, अगर 10% कर रखा है तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर किसी बैंक के पास में 1,000 करोड़ मान लेते हैं, चलो कि भाई अगर 1,000 चलो 1,000 रुपए, कितना कि अगर 1,000 रुपए का उसके पास में क्या आता है बेटा, अगर डिपॉजिट आता है तो 1,000 का 10% यानी कितना हुआ बेटा, 100 रुपीज। तो ये 100 रुपीज उसको किसके पास है, मेंटेन करके रखना पड़ेगा, RBI के पास में। अब 100 रुपीज मान लो या 100 लाख मान लो या 100 करोड़ मान लो, समझ में आया, क्लियर है। तो जितना भी उनके पास में टोटल डिपॉजिट आता है उस टोटल डिपॉजिट का इतना परसेंटेज CRR को उन्हें किसके पास में मेंटेन करके रखना पड़ता है, RBI के पास में मेंटेन करके रखना पड़ता है। समझ में आया, ये होता है CRR। अब ये CRR के बगल में क्या लिखा है, क्रेडिट मल्टीप्लायर। देखो भाई, अगर आपका CRR 10% है ना बेटा, तो पता है क्या होगा,
10 टाइम्स, क्रेडिट मल्टीप्लायर। इसलिए इसे क्या बोला जाता है, क्रेडिट मल्टीप्लायर भी बोला जाता है, क्योंकि अगर एक बार आपके पास में क्या आ गया, CRR आ गया, तो अब आप ये निकाल सकते हो, क्रेडिट मल्टीप्लायर निकाल सकते हो, यानी कि आप कितने टाइम्स उस पैसे को क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मान के चलो यहाँ पे दे रखा है K = 1/CRR, तो अपन ने क्या लिख लिया यहाँ पे, CRR कितना परसेंट है, 10%। 10% कैसे निकालेंगे, ऐसे, ये 100 कहाँ चला जाएगा बेटा, ऊपर चला जाएगा, यानी कि 100 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा, यानी पता है कितना टाइम्स, 10 टाइम्स। ओ सॉरी, 10 तो लिखना ही भूल गए, टाइम्स लिख दिया है ना, एक मिनट। तो कितना टाइम्स यहाँ पे आया, अपना आंसर आया 10 टाइम्स। कितना टाइम्स, 10 टाइम्स। 10 टाइम्स का मतलब मालूम है क्या है, यानी कि अगर कोई बैंक में 10,000 रुपए डिपॉजिट करके गया, तो 10,000 का कितने से इंटू कर दो, 10 से इंटू कर दो, यानी कि 10,000 के बैंक वाले कितने बना के छोड़ेंगे, 1,00,000 रुपए बनाएंगे। इतनी बार लैंड करेंगे कि वो किसके बराबर हो जाएगा, 1,00,000 के बराबर हो जाएगा। चलो एक और एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान के चलो कि CRR 20% है, यहाँ पे जैसे जैसे CRR बढ़ता जाएगा, क्या सीखा था अपन ने अभी हाल, क्रेडिट क्रिएशन क्या होता जाएगा बेटा, कम होता जाएगा। देखना, अगर यहाँ पे मल्टीप्लायर हो गया 20%, 20% कैसे निकालोगे, ऐसे ही निकालोगे, यू कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो कितना आएगा बेटा, 100 डिवाइडेड बाय 20। ये देखो 0 कितने टाइम्स आए, 5 टाइम्स हो गया। क्यों, क्योंकि अब CRR ज्यादा हो गया ना, CRR ज्यादा हो गया मतलब जो कमर्शियल बैंक के पास में टोटल डिपॉजिट आएगा, उस टोटल डिपॉजिट का 20%, मतलब अगर 100 रुपए आ रहा है तो 100 रुपए का 20 रुपए किसके पास मेंटेन करके रखना पड़ेगा, RBI के पास में। अब कमर्शियल बैंक के पास कितने रुपए बचे, 80 रुपए बचे, तो 80 रुपए को क्या करेंगे, एज ए लोन को क्या करते जाएंगे, लैंड करते जाएंगे। तो जैसे जैसे CRR बढ़ता जाता है, क्रेडिट क्रिएशन कम होता जाता है, जैसे जैसे CRR कम होता जाता है, क्रेडिट क्रिएशन बढ़ता जाता है। समझ में आया, ये अपन क्यों सीख रहे हैं, उसके पीछे का रीजन है सप्लाई ऑफ मनी। क्या है बेटा, यस, सप्लाई ऑफ मनी, दैट इज टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन इन द इकोनॉमी। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। चलो, तो CRR आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलो अब इसको बढ़िया पढ़ के देख लेते हैं और खत्म करते हैं। आ जाओ, क्या है बेटा CRR। So in India, the cash reserve ratio is set by the RBI, not by the individual banks, because it is legally required. कैसा होता है, legally required होता है। CRR को इसलिए बोला जाता है, CRR is also called legal reserve ratio। क्या बोलते हैं इसे, LRR, legal reserve ratio भी बोलते हैं। Bank must keep this required reserve with the RBI, not in their own vaults, though they may keep extra cash called vault cash for the safety. The credit multiplier shows the maximum money banks can create based on their cash reserves with the RBI। तो RBI के पास है भाई, इनके टोटल डिपॉजिट्स का जितना कैश होता है ना, उसी के बेसिस पे ये लोग क्या क्रिएट कर पाते हैं भाई, अपना मनी क्रिएट कर पाते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी हाल यहाँ पे एग्जाम्पल में बता दिया था कि ये मल्टीप्लायर के क्या है, मल्टीप्लायर का साइन है, दिस इज क्रेडिट मल्टीप्लायर 1/CRR। तो अपन ने अभी हाल 2 उस पे करके देखा था, अगर 10% है CRR तो 10 टाइम्स, 20% है तो 5 टाइम्स, कम होता चला जाएगा जैसे जैसे CRR बढ़ेगा। क्रेडिट मल्टीप्लायर उधारी की क्षमता क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। समझ में आ गया, क्लियर है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कैश कमर्शियल बैंक्स को किसके पास में रखना पड़ेगा, RBI के पास में रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो भाई ये भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। ये रहा एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल भी अपन ने ऑलरेडी वहीं कर लिया था। दिस मींस विद द CRR ऑफ 10% बैंक्स कैन क्रिएट 10 टाइम्स द अमाउंट ऑफ देयर रिजर्व्स एज द क्रेडिट इन द इकोनॉमी। ठीक है, यानी कि जितना भी पैसा इन्होंने किसके पास में रख रखा है, RBI के पास में रख रखा है। जस्ट समझना, जैसे मान के चलो कि किसी बैंक ने RBI के पास में 1,00,000 रुपए रख रखा है, ठीक है, एज ए रिजर्व। पता है ना कैश रिजर्व रेशियो क्या है, इतना पैसा कमर्शियल बैंक को किसके पास में रखना है, RBI के पास में। यानी कि RBI के पास में उसका कितना डिपॉजिट रखा हुआ है बेटा, 1,00,000 रुपए रखा हुआ है ना, तो 1,00,000 का कितना टाइम्स, 10 टाइम्स, यानी कितना हो जाएगा, 10,00,000। RBI के पास 1,00,000 है इस बैंक का, लेकिन ये बैंक उस 1,00,000 रुपए से कितना पैसा क्रिएट करेगी इकोनॉमी में, 10,00,000 रुपए क्रिएट करेगी। ये है इसका बैंक मनी, दैट इज मनी क्रिएटेड बाय द बैंक। आगे समझ में कि नहीं आया, आगे समझ में। चलो आगे चले, चलो नेक्स्ट चीज देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या दे रखा है अपने को, द सेंट्रल बैंक। चलो कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक क्या होता है बेटा, जो सेंट्रल बैंक, सेंट्रल मतलब देख रहे हो है ना, मतलब कि ये जो बैंक होता है, हर देश का एक सेंट्रल बैंक होता है, मेन बैंक होता है, ठीक है, वो होता है उस बैंक का, उस इकोनॉमी का सेंट्रल बैंक। यानी कि अपने देश का सेंट्रल बैंक कौन है, RBI। तो RBI क्या है भाई, RBI सभी बैंकों का बैंक है। RBI इज द बैंकर बैंक्स ऑफ बैंक्स, ठीक है।
मतलब एक तरह से देखा जाए तो जैसे अपन पैसे कहाँ जमा करते हैं, एसबीआई, एचडीएफसी, ये इन सब में, तो ये जो बैंक्स हैं इन सभी का बैंक कौन है, इन सभी का बैंक आरबीआई है। जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं आपके देश में, शेड्यूल, नॉन शेड्यूल, जितने भी आपके उसमें बैंक्स हैं, ये सारे के सारे जो बैंक्स हैं ये अपना पैसा किसके पास में रखते हैं बेटा, ये सारे के सारे बैंक्स अपना पैसा आरबीआई के पास में रखते हैं, चाहे प्राइवेट बैंक्स हो चाहे पब्लिक बैंक्स हो, यानी गवर्नमेंट के बैंक्स हो चाहे वो वाले बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, ठीक है। चलो, तो सेंट्रल बैंक इज द टॉप, दैट इज अपेक्स बैंक दैट कंट्रोल्स द होल बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, आरबीआई इज द पापा ऑफ ऑल द बैंक्स, व्हिच मींस दैट आरबीआई कंट्रोल्स ऑल द बैंक्स एंड ऑल द बैंक्स इन अवर कंट्री हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड द गाइडलाइंस फ्रेम्ड बाय द आरबीआई। यानी कि अपना जो आरबीआई ने जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, जितने भी उसने गाइडलाइंस जारी की हैं, वो सब की सब कमर्शियल बैंक्स को मानना पड़ेंगी। और अगर नहीं मानते तो जैसे पापा की बात नहीं मानते तो पापा क्या करते हैं, फटकार मार देते ना, वैसे यहाँ पे अगर आरबीआई की बात नहीं मानी जाती तो आरबीआई इन बैंकों को क्या मार देता है, फटकार मार देता है। और अगर ज्यादा ये बैंक क्या करते हैं, रूल्स को नहीं मानते तो उनकी जो बैंकिंग की जो मान्यता होती है उसे भी क्या कर दी जाती है, रद्द कर दी जाती है, ठीक है। वो तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे जाके होता है। आ जाओ, so it is the only authority that can issue currency that we have discussed in previous chapter also, कि आरबीआई ही होता है जिसके पास में अथॉरिटी है क्या इशू करने की, करेंसी नोट्स इशू करने की, ठीक है, और कोई नोट नहीं छाप सकता। रेगुलेट द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, तो जो इकोनॉमी में जो मनी क्या होती है बेटा, जो मनी सप्लाई होती है उसे रेगुलेट करना, उसको कंट्रोल करना, मतलब कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई को बढ़ाना, इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कम करना, इसका काम किसका होता है बेटा, आरबीआई का होता है। तो आरबीआई ये क्यों करता है, मैंने पिछले चैप्टर में भी समझाया था, एक बार और समझ लो बेटा। इन्फ्लेशन कब आता है, इन्फ्लेशन तब आता है जब इकोनॉमी में मनी सप्लाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो आरबीआई ऐसे टाइम पे क्या करता है, उस मनी सप्लाई को कम करता है। समझ में आ गया, क्योंकि लोगों के पास पैसा ज्यादा हो जाता है तो लोग डिमांड ज्यादा करने लगते हैं, डिमांड ज्यादा करते हैं तो महंगाई बढ़ती है, क्योंकि किसी चीज की डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो तो उसकी प्राइसेस बढ़ने लगती हैं, इसलिए इन्फ्लेशन आता है। डिफ्लेशन के टाइम पे इकोनॉमी में मनी सप्लाई क्या होती है, कम होती है, लोगों के पास पैसा कम होता है, मंदी आती है। जब लोगों के पास पैसा नहीं होता तो डिमांड कैसे करेंगे, डिमांड नहीं होती, तो ऐसे टाइम पे आरबीआई क्या करता है, सप्लाई करता है मनी की, ठीक है। तो that is regulates the supply of money in the economy. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक्ट एज ए बैंकर टू द गवर्नमेंट। ये किसका बैंक होता है बेटा, गवर्नमेंट का भी बैंक होता है और सभी बैंकों का भी बैंक होता है। मैनेजेस द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ द कंट्री, भाई अपनी कंट्री के जितने भी फॉरेक्स है, फॉरेक्स यानी जितने भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, जितने भी फॉरेन करेंसीज हैं, उन सबको मैनेज करने का काम कौन करता है, आरबीआई ही करता है। समझ में आया। नेक्स्ट, इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक, ठीक है। तो अपने देश में भाई आरबीआई क्या है, सेंट्रल बैंक है। जितने भी फॉरेन ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, वो सारे फॉरेन ट्रांजैक्शंस आरबीआई के थ्रू होते हैं। किसके थ्रू होते हैं, आरबीआई। चलो आ जाओ, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, जिसमें सबसे पहला फंक्शन क्या है अपने सेंट्रल बैंक का, दैट इज द इशूअर ऑफ करेंसी। दैट वी ऑलरेडी नो दैट आरबीआई हैज ए मोनोपोली राइट, यानी एक अधिकार है आरबीआई के पास क्या छापने का, नोट छापने का। लेकिन मैंने ये भी बताया था ऐसे ही नहीं छाप सकता, उसके लिए अपने पास में गोल्ड होना चाहिए, सिक्योरिटीज होनी चाहिए, उतनी कीमत के उतनी ही करेंसी अपन क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। आ जाओ, so RBI in India has the exclusive right of issuing the currency. This is called currency authority function of the central bank. तो currency authority functions किसके पास में है, सिर्फ अपने central bank RBI के पास में। The currency notes issued by the central bank are of unlimited legal tender. Unlimited legal tender मतलब कि एक बार अगर वो नोट छप चुका है, जब तक सरकार नहीं बोलेगी कि भाई ये अब नोट नहीं है, मतलब जब से उससे उस करेंसी से नोट से वो अथॉरिटी नहीं ले ली जाती, तब तक के लिए क्या होता है बेटा, वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर होता है। अनलिमिटेड लीगल टेंडर मतलब इसकी कोई क्या नहीं है, अवधि नहीं है इस करेंसी की कि ये तब तक करेंसी मानी जाएगी। ये तब तक करेंसी मानी जाएगी जब तक सरकार क्या नहीं बोल देती कि भाई अब से ये क्या नहीं है, करेंसी नहीं है। दैट इज व्हाई अनलिमिटेड लीगल टेंडर के लिए भाई उस करेंसी को करेंसी माना जाता है जो कौन ने छापी है, आरबीआई ने। चलो, बैंकर टू द गवर्नमेंट, आरबीआई किसका बैंकर होता है बेटा, आरबीआई बैंक होता है किसका, गवर्नमेंट का। मतलब गवर्नमेंट के पैसे किसके पास में होते हैं भाई, आरबीआई के पास में होते हैं, ठीक है। आ जाओ, तो इसी मतलब गवर्नमेंट के बिहाफ पे ही वो सब कुछ करता है। सेंट्रल बैंक इज अ बैंकर, एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर, यानी कि जो सेंट्रल बैंक है वो बैंकर भी है किसका,
गवर्नमेंट का, वो उनका एजेंट भी है, वो उनका कौन है, फाइनेंशियल एडवाइजर भी है। सो एज ए बैंकर टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इट मैनेजेस द अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के जितने भी अकाउंट्स हैं वो कौन मैनेज करता है भाई, आरबीआई मैनेज करता है। एज एन एजेंट टू द गवर्नमेंट इट बायज एंड सेल सिक्योरिटीज ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट का क्या है, एजेंट है, तो गवर्नमेंट के बिहाफ पे ये लोग ये क्या करता है, ये सिक्योरिटीज मार्केट से खरीदता भी है और ये बेचता भी है, अपन ओपन मार्केट ऑपरेशन में देखेंगे, ठीक है ना। सिक्योरिटीज का मतलब शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, ठीक है, ये सब चीजें ये खरीदता भी है। सिक्योरिटीज का मतलब एसेट्स भी हो जाती हैं, ये सब चीजें ये गवर्नमेंट के बिहाफ पे खरीदता भी है और बेचता भी है। एज ए एडवाइजर ये गवर्नमेंट को क्या देता है बेटा, बजट, मनी, इन सब से रिलेटेड फिस्कल पॉलिसीज, मॉनेटरी पॉलिसीज, उससे रिलेटेड आरबीआई क्या देता है अपनी गवर्नमेंट को, यस एडवाइस भी देता है। सो एज एन एडवाइजर टू द गवर्नमेंट इट फ्रेम्स पॉलिसीज, पॉलिसी फ्रेम करता है, फ्रेम्स पॉलिसीज टू रेगुलेट द मनी मार्केट, ठीक है, पॉलिसी फ्रेम करता है ताकि जो मनी मार्केट है उसे ये रेगुलेट कर सके, कंट्रोल कर सके, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्या दे रखा है बेटा इसमें, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल, मतलब आरबीआई सभी बैंकों का क्या है, बैंक है, यानी कि जितने भी बैंक हैं उन सबके डिपॉजिट्स किसके पास में होते हैं बेटा, आरबीआई के पास में होते हैं, और ये सुपरवाइजरी रोल प्ले करता है। सुपरवाइजर क्या होता है, देखता रहता है कि सब लोग अच्छे से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, सब लोग रूल्स रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो आरबीआई जितने भी बैंक होते हैं, जितने भी बैंक हैं इंडिया में, उन सभी का सुपरवाइजर भी है, उन सबको चेक करता रहता है कि भाई जितने भी मैंने मतलब आरबीआई ने रूल्स रेगुलेशंस गाइडलाइंस लॉज मतलब कानून वानून सब निकाले, ये बैंक सब फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। आ जाओ, तो एक्सेप्ट डिपॉजिट्स ऑफर्स लोन, तो आरबीआई कीप्स डिपॉजिट्स फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स एंड लेंड देम व्हेन नीडेड, यानी कि आरबीआई क्या करता है बेटा, आरबीआई जो आपके कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनके जो पैसा होता है वो उन्हें एक्सेप्ट करता है एज ए डिपॉजिट्स, पता है उन्हें ब्याज भी देता है इन पैसे पे, है ना, और क्या करता है, और फिर इनको जब जरूरत पड़ती है, कमर्शियल बैंक्स को लोन की जरूरत पड़ती है, तो आरबीआई से क्या लेते हैं, लोन भी देते हैं, मतलब आरबीआई इनको लोन भी देता है, इसलिए एक्सेप्ट डिपॉजिट्स ऑफर्स लोन। क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी प्रोवाइड्स चेक क्लियरिंग सर्विसेज टू ऑल बैंक्स एट वन सेंट्रल लोकेशन, ये क्या होता है बेटा, क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी का मतलब क्या होता है, चलो इसको मैं जरा 2 मिनट आपको बोर्ड पे समझा देता हूं। आ जाओ, तो एक क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी क्या होती है, देखो जैसे कि यहाँ पे 2 बैंक है, एक एसबीआई को ले लेते हैं अपन, ठीक है, एक अपन एक प्राइवेट बैंक को ले लेते हैं जैसे कि एचडीएफसी को ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ए है और कौन है, बी है, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या कि जो ए है, ए ने किसको ए को पैसे देने थे, किसको, बी को, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो ए ने चेक दिया है, ठीक है, ए ने चेक दिया है किसको, बी को चेक दिया है, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि एसबीआई, ए का अकाउंट किस में बेटा, एसबीआई में, और बी का अकाउंट किस में है भाई, एचडीएफसी में। अब होगा क्या, यहाँ पे ए ने किसको चेक दिया है, बी को चेक दिया है, अब बी क्या करेगा, बी ये चेक ले जाके कहाँ जमा करेगा, खुद के उसमें अकाउंट में जमा करेगा, यानी बी जाएगा एचडीएफसी बैंक, कहाँ जाएगा, एचडीएफसी बैंक जाएगा। मान के चलते हैं कि भाई कितने हजार का चेक है, 50,000 का चेक, यानी एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे एसबीआई को अगर ए भी हटा दूं मैं, तो एसबीआई को एचडीएफसी को कितने रुपए देने, 10,000 रुपए, सॉरी 50,000 रुपए देने, ठीक है। चलो अब यहाँ पे अपन एक और ले लेते हैं, एक है एक्स और एक कौन है, वाई। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, जो वाई है ना, वाई को एक्स को मान के चलते हैं, छोटा अमाउंट ले लें, चलो बड़ा ले लेते हैं, 1.5 लाख रुपए देने, कितने रुपए देने, 1.5 लाख रुपए देने, और इसके लिए वाई ने एक्स को कितने का चेक दे दिया, वाई ने एक्स को 1.5 लाख का चेक दे दिया, ठीक है। अब देखो सुनो, अब यहाँ पे वाई ने एक्स को चेक दिया है, तो एक्स ये चेक ले जाके कहाँ जमा करेगा, एसबीआई में जमा करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना। तो नाउ एट द एंड ऑफ द डे आरबीआई क्या देखता है, आरबीआई क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी देता है। कैसी फैसिलिटी देता है, देखो एसबीआई को 50,000 देने हैं, किसको, एचडीएफसी को, और एचडीएफसी को देखा जाए तो लेना है, सॉरी है ये थोड़ा सा उल्टा हो गया इधर, यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आ गई ना, तो एसबीआई को 50,000 रुपए देना है, ठीक है, और यहाँ पे एचडीएफसी को कितने रुपए देना है, एसबीआई को 1.5 लाख रुपए देना है। अब यहाँ पे आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई इनके बीच में नेट इफेक्ट करा देगा, देखो एसबीआई को 50 देना है और यहाँ पे एचडीएफसी को, एसबीआई को कितने देने हैं, 1.5 लाख देने हैं, तो नेट कितना हुआ बेटा, 1 लाख रुपए, कितना हुआ, 1 लाख रुपए। तो एसबीआई सॉरी आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई यहाँ पे क्लियरिंग हाउस की फैसिलिटी देगा और यहाँ पे वो एचडीएफसी के अकाउंट में से एसबीआई के अकाउंट में कितने रुपए ट्रांसफर करा देगा, 1 लाख रुपए ट्रांसफर करा देगा। तो ये होता है क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी एट ए सेंट्रल लोकेशन।
इस तरह से ये वाली फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आपकी बुक में भी होगा, समझ में आया हो तो अच्छी बात है, नहीं आया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को आप क्या करना, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं और अच्छे से इसको समझा दूंगा। चलो, सुपरवाइजरी रोल जो कि मैंने आपको बताया, मॉनिटर्स एंड इंश्योर्स बैंक फॉलो आरबीआई रूल्स। ठीक है, स्पेशली सीआरआर और एसएलआर। ठीक है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसके बारे में भी अपन बात करेंगे। मॉनिटर का मतलब क्या होता है, तुम्हारी क्लास में स्कूल में मॉनिटर होता है, सब कुछ देखता है भाई सब बच्चे सही से बैठे हैं नहीं करे, वैसे ही यहाँ पे आरबीआई क्या करता है, मॉनिटर करता है, इंश्योर करता है कि जो ये बैंक्स हैं सारे के सारे आरबीआई के रूल्स स्पेशली सीआरआर और एसएलआर को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। सीआरआर क्या होता है ये आपको मैंने समझा दिया। एसएलआर क्या होता है, एसएलआर होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है, मतलब ये भी कौन डिसाइड करता है बेटा, आरबीआई डिसाइड करता है। और अगर आरबीआई ने एसएलआर डिसाइड कर लिया है तो उतना पैसा कमर्शियल बैंक को खुद के पास में क्या करके रखना होता है, मेंटेन करके रखना होता है, इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड। समझ में आ गया? तो इतना पैसा उनको अपने पास में क्या रखना पड़ता है, मिनिमम अपने पास में मेंटेन करके रखना पड़ता है। ये आरबीआई के पास में मेंटेन करके रखना पड़ता है ये वाला, और ये वाला खुद के पास में, एसएलआर खुद के पास में। ठीक है, चलो, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, लास्ट रिसोर्ट का मतलब क्या होता है, कभी कभी बैंक्स बहुत फंस जाते हैं और उनको काय की जरूरत पड़ती है बेटा, पैसे की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे टाइम पे कौन आता है उनकी हेल्प करने, आरबीआई हेल्प करने आता है, और आरबीआई इनको क्या देता है, लोन देता है। आ जाओ। So, if a bank cannot get funds from anywhere, it approaches RBI. RBI lends against approved securities to maintain the banking stability and keep the money market stable. ठीक है, जैसे कि कभी कभी क्या होते हैं ना, कुछ बैंक्स फंस जाते हैं और उन्हें कहीं से भी पैसा नहीं मिल रहा होता, तो ऐसे केस में कौन आता है, आरबीआई उनका संकट मोचन बन के आता है भाई, और आरबीआई उनको क्या देता है, पैसे देता है, और उसके लिए इन्हें आरबीआई के पास में कुछ अप्रूव्ड सिक्योरिटीज यानी शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, एसेट्स जैसे कि लैंड हो गई, है ना, बिल्डिंग, मतलब प्रॉपर्टी, ये सब उनको क्या रखना पड़ता है, आरबीआई के पास में गिरवी रखना पड़ता है, आरबीआई के पास में रखना पड़ता है। फिर आरबीआई इन्हें क्या देता है, लोन देता है। समझ में आया? और आरबीआई ने लोन क्यों देता है, उसके पीछे का मेन रीजन ये होता है, देखो अगर किसी इकोनॉमी में बैंक बंद हो जाए, क्या बंद हो जाए, बैंक, तो भाई सबसे ज्यादा सेटबैक आता है उस इकोनॉमी में, बहुत लोगों का पैसा क्या हो जाता है बेटा, डूब जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे आरबीआई उन्हें पैसा लैंड करता है ताकि बैंकिंग में क्या रहे, स्टेबिलिटी रहे। समझ में आया? मनी मार्केट कैसा रहे, स्टेबल रहे, क्योंकि अगर कोई भी बैंक बंद हो जाता है उसके वजह से मनी मार्केट अनस्टेबल हो जाता है, जिससे कि इकोनॉमी का मनी मार्केट क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे इकोनॉमी पे बहुत गहरा असर पड़ता है। इसलिए यहाँ पे ऐसी कंडीशंस में आरबीआई कुछ अप्रूव सिक्योरिटीज को रख के क्या दे देता है बेटा, लोन दे देता है। ठीक है, आ जाओ। कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये भी अपन ने डिस्कस किया था कि भाई जितना भी फॉरेन एक्सचेंज है, डॉलर, येन, पाउंड, ठीक है, ये जितनी भी करेंसी है, फॉरेन एक्सचेंज है, वो किसके पास में रखा होता है भाई, आरबीआई के पास में होता है। तो यहाँ पे लिखा है ना बेटा, होल्ड्स द नेशंस फॉरेन एक्सचेंज करेंसी रिजर्व्स, बाय एंड सेल फॉरेन करेंसीज टू स्टेबलाइज द एक्सचेंज रेट। ठीक है, उसके बारे में अपन एक चैप्टर है दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट, उसमें अपन डिटेल में बात करेंगे। अभी आप बस इतना समझ लो कि आरबीआई क्या करता है, आरबीआई इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। जितना भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, डॉलर है, पाउंड है, येन है, ये जितनी भी करेंसी है, दिनार, कुवैत, एक ही होती है, सॉरी, मतलब जैसा अपने आप रुपया, पैसा, वैसा। चलो, तो ये सारी की सारी जो करेंसी होती है ना, इन करेंसी का कस्टोडियन किसके पास रखी होती है, सब आरबीआई के पास में रखी होती है। ठीक है, आया समझ में? चलो नेक्स्ट, इसके बाद में क्या दे रखा है बेटा, क्लियरिंग हाउस फंक्शन, जो कि अपन ने अभी देख लिया था। सेटल्स इंटर बैंक ट्रांजेक्शंस थ्रू आरबीआई अकाउंट्स, अवॉइडिंग कैश ट्रांसफर्स एंड रिड्यूसिंग द नीड फॉर फिजिकल कैश। जैसे कि मैंने आपको अभी हाल समझाया था कि भाई एक एसबीआई वाला था जिसने किसको चेक दे दिया, एचडीएफसी वाले को। तो देखा जाए तो एसबीआई वालों को 50,000 रुपए देने थे, किसको, एचडीएफसी वालों को, और बदले में वहां से एक एचडीएफसी वाला बैंक अकाउंट होल्डर था जिसने एसबीआई वाले को 1.5 लाख रुपए का चेक दे दिया। यानी एचडीएफसी वाले को कितना देना है ना, अभी हाल समझा था ना कि भाई एसबीआई वाले को 50,000 देने, किसको, एचडीएफसी को। फिर यहाँ पे एक और चेक आ गया भाई, ये अब एचडीएफसी वालों को कितने देने हैं, 1.5 लाख रुपए देने हैं, किसको, एसबीआई वाले को। तो नेट इफेक्ट कितना हो गया यहाँ पे, इसमें से 50 माइनस करा तो कितना निकल के आया, 1 लाख रुपए निकल के आया, जो कि किसको देना है, एचडीएफसी को, एसबीआई को देना है। तो यहाँ पे आरबीआई अपने इनके जो अकाउंट होते हैं वहां से एचडीएफसी में से 1 लाख रुपए कहाँ ट्रांसफर कर देता है, आरबीआई एसबीआई में ट्रांसफर कर देगा,
और बस यहाँ पे फिजिकल कैश और कुछ कैश ट्रांसफर की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, हाँ भाई, जो पैसा कौन क्रिएट करता है, कमर्शियल बैंक क्रिएट करते हैं, उन पे कंट्रोल करने का काम कौन करता है, आरबीआई। आ जाओ। सो regulates the credit creation by the commercial banks to manage the inflation or the deflation in the economy। समझ में आया? तो जब आरबीआई क्या करता है बेटा, जब इकोनॉमी में क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है ना, उस टाइम पे वो मनी को क्या करता है, रिड्यूस करता है। और जब इकोनॉमी में डिफ्लेशन होता है, यानी जब पैसे कम होते हैं, उस टाइम पे वो मनी सप्लाई को क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि क्यों समझ रहे हैं अपन ये सप्लाई ऑफ मनी। देन फोकस ऑन ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, प्रमोट्स जीडीपी ग्रोथ। आरबीआई में किस की कोशिश करता है बेटा, जीडीपी ग्रोथ को मतलब ग्रोथ को बढ़ाने में, लेकिन किसके साथ, स्टेबिलिटी के साथ में। सो प्रमोट्स जीडीपी ग्रोथ वाइल अवॉइडिंग इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी प्रॉब्लम्स को जितना हो सकता है आरबीआई कोशिश करता है उन्हें अवॉइड किया जा सके, जितना हो सके इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को जल्द से जल्द करेक्ट करने की कोशिश करता है कौन, आरबीआई, ताकि उसके वजह से क्या हो सके बेटा, क्योंकि जितना इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन कंट्रोल में रहेगा उतनी ज्यादा आपके देश की क्या होगी, जीडीपी बढ़ेगी, किसके साथ में, ग्रोथ के साथ में। समझ में आया? ठीक है, तो ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी होगी आपकी। ठीक है, चलो, तो नेक्स्ट अपने को जो टॉपिक दे रखा है डेट इज कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई, के कैसे मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है, ये अब अपन पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, यानी कि नेक्स्ट पार्ट में। आई थिंक अभी के लिए इतना काफी है, जितना भी मैंने पढ़ाया अपनी बुक्स में से अच्छे से उसको पढ़ो, और अगर कोई भी चीज समझ में ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें मैं आपको ये और अच्छे से समझा दूंगा। चलो, तो सब कुछ समझ में आया हो तो बढ़िया, लाइक कर दो अभी तक लाइक नहीं किया हो तो, और सब्सक्राइब कर दो अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपकी एक भी क्लास मिस ना हो। तो मिलते हैं अपन इसके पार्ट 2 में, और पार्ट 2 में इस चैप्टर को कर देंगे खत्म। तब तक के लिए थैंक यू।